भारत में साइमन कमीशन को लेकर के कैसे अलग अलग प्रतिक्रियाएं शुरू हो चुकी थी। देखिए, जहां एक और भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग था जो इस साइमन कमीशन का लगातार विरोध कर रहा था, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इवन कि उस समय की और भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां थी, जैसे हिंदू महासभा है, या फिर सामान्य लोगों की बात करें तो वो भी इसके अगेंस्ट में थी। वहीं दूसरी ओर भारत के कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस साइमन कमीशन का स्वागत कर रहे थे। व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाए तो इसमें डॉक्टर अंबेडकर जी थे। फिर पार्टीज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें जस्टिस पार्टी, सिकंदर हयात खां की जो यूनियनिस्ट पार्टी है वो भी इसमें ऑलरेडी शामिल थी। और इतना ही नहीं, भारत के जो जमींदार, पूंजीपति और कुछ रजवाड़े थे वो भी स्वागत कर रहे थे। दोस्तों, इस मुद्दे पर जो मुस्लिम लीग है वो दो भागों में बंट गई। मुस्लिम लीग का एक वर्ग था जो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में था, और वहीं दूसरा एक वर्ग था जो मोहम्मद शफी के नेतृत्व में था। मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे कि देखिए, इस मुद्दे पर तो हम कांग्रेस के फेवर में रहेंगे, यानी हम साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। लेकिन वहीं पर जो मोहम्मद शफी थे उनका कहना था कि इस मुद्दे पर हम किसी भी स्तर पर कांग्रेस के साथ तो नहीं जाएंगे। अब देखिए जरा, एक तरफ कल आपने पढ़ा था कि सड़कों पर कैसे मूवमेंट्स हो रहे हैं, जगह जगह साइमन गो बैक के नारे दिए जा रहे हैं, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। खलीक कुज्जमा ने दीवारों पर और गुब्बारों पर साइमन गो बैक लिखा था। तो एक ऐसे भी अजीबोगरीब किस्म के प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जहां भारत के सड़कों पर, भारत के गलियारों में विरोध इस प्रकार से चल रहा है, वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो संवैधानिक तरीके से भी विरोध की प्रक्रिया तेज हो चुकी थी। ये कहानी कैसे है, तो जरा आइए समझा जाए। देखिए, जब साइमन कमीशन भारत नहीं आया था, आप स्वयं देख सकते हैं कि साइमन कमीशन का अनाउंसमेंट तो नवंबर 1927 में हो गया था, लेकिन पहली बार जब साइमन कमीशन आया तो ये फरवरी 1928 में आया था। इसके बाद फिर आया, मतलब फिर भारत से चला गया, फिर वापस आया, तो 1929 में सेकंड अराइवल हुआ। बाद में 1930 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश किया। लेकिन इस रिपोर्ट के पहले क्या क्या हो रहा है संवैधानिक रूप से, जरा ये अब इसको समझते हैं। देखिए, जब भारतीय लोग विरोध कर रहे थे तो उस समय ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये है स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, यानी तत्कालीन भारत राज्य सचिव, जिसका ओरिजिनल नाम था F.E. स्मिथ। किताबों में इसे जनरली अर्ल ऑफ बर्केनहेड के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये उस समय का भारत राज्य सचिव। भारत में जब साइमन कमीशन का पहला आगमन नहीं हुआ था, उसके पहले ही लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत कर दिया कि देखो, ठीक है, आप विरोध तो कर रहे हो, विरोध करो, लेकिन मैं आप सभी लोगों को चुनौती देता हूं कि आप लोग भारतीय संविधान का जो ड्राफ्ट है, प्रारूप है, वो नहीं बना सकते हो, और आपको चुनौती है कि आप बना करके दिखा दो। अब ये तो पूरे भारतीयों के लिए एक चुनौती का विषय था। तो ये हुआ कि भाई, अब इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं और हर हाल में हम जल्दी से जल्दी भारतीय संविधान के लिए एक ड्राफ्ट बना करके आपको देते हैं। अब ऐसी स्थिति में पहली बार दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें उस समय की जितनी संस्थाएं थीं, 29 संस्थाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया। दोस्तों, दिल्ली में फरवरी 1928 की कहानी है ये, कि फरवरी 1928 में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। कहां पर? दिल्ली में बुलाई। यहां पर कुछ सामान्य बातें हुई। फिर डिसाइड यह किया गया कि हम लोग एक काम करते हैं, हम कुछ दिनों बाद फिर से मिलते हैं। तो अगली जो मीटिंग हुई वो मई 1928 में हुई। मई 1928 की जो मीटिंग हुई, ये दोस्तों बंबई में हो रही। बंबई में होने वाली इस मीटिंग में जो व्यक्ति अध्यक्षता कर रहे थे, उनका नाम था डॉक्टर अंसारी। क्या नाम था? डॉक्टर अंसारी नाम था इनका। तो डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में
फिर से एक बार तमाम दल इकट्ठा हुए और इसी दल में ये डिसाइड किया गया कि भारत के लिए एक संवैधानिक स्वरूप की रूपरेखा तैयार की जाएगी और इसमें जितनी भी उस समय की महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टियां हैं उनके सदस्य शामिल होंगे। अब मुद्दा यह है कि भाई अध्यक्ष किसको बनाया जाए। तो अध्यक्ष पद के लिए जरूरी यह था कि ऐसा व्यक्ति बनाया जाए जो एक तरफ से कानून का भी जानकार हो और दूसरी तरफ संवैधानिक जो प्रक्रियाएं हैं उनका भी जानकार हो। मतलब सीधा सा है कि जो विधानसभाओं में प्रवेश कर चुका हो, यानी उनका व्यवहारिक ज्ञान। आपको पता है दोस्तों कि CR दास और जो मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने स्वराजवादी पार्टी की स्थापना किया था। तो मोतीलाल नेहरू को केंद्रीय विधानसभा में कार्य करने का एक तरह से अनुभव भी है और दूसरी तरफ एक अच्छे लॉयर थे तो उनको कानून की भी अच्छी जानकारी। तो डॉक्टर कुरैशी जी ने कहा कि ऐसा है, मोतीलाल नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया जाए। इनकी अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय जो कमेटी है उसका गठन किया जाए। तो ऐसी कंडीशन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया गया और मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त जो 9 सदस्य हैं वो इसमें और भी हैं। अब इस 9 सदस्यों में जितनी भी उस समय की महत्वपूर्ण पार्टियां हैं वो सभी के सभी शामिल हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इस मुस्लिम कम्युनिटी से 2 लोगों को शामिल किया गया। एक थे शोएब कुरैशी और वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था अली इमाम। तो 2 लोगों को इसमें शामिल कर लिया गया, यानी अली इमाम हो गए प्लस जो शोएब कुरैशी हो गए वो हो गए। इसी प्रकार से हर एक महत्वपूर्ण पार्टी से सदस्यों को शामिल किया गया। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस से सुभाष चंद्र बोस को शामिल किया गया, नॉन ब्राह्मण पार्टी से जीपी प्रधान को शामिल किया गया, हिंदू महासभा से 2 सदस्य शामिल किए गए, MS जयकर और इसी प्रकार से MS अड़े, ये 2 सदस्य शामिल किए गए। ऐसे ही लिबरल पार्टी से तेज बहादुर शप्रू को शामिल किया गया, सिख पार्टी से मंगल सिंह को शामिल किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि मोतीलाल नेहरू प्लस 9 अन्य सदस्यों को शामिल किया गया। अब इन्होंने भारतीय संवैधानिक स्वरूप की जो रूपरेखा है वो बड़ी तेजी से बनाना सबने शुरू कर दी। सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था और ऐसी स्थिति में अब जब इन्होंने बहुत ही जल्दी ही इस पूरे ड्राफ्ट को एक तरह से कहा जाए कंप्लीट किया और ड्राफ्ट को कंप्लीट करने के बाद अब फिर से जब इन्होंने बना लिया तो फिर से मीटिंग हुई। पहली बार दोस्तों जो मीटिंग हुई यानी ड्राफ्ट को बनाने के बाद ये लखनऊ में हुई। लखनऊ में जब मीटिंग हुई तो मोतीलाल नेहरू ने उसके जो प्रमुख प्रोविजंस थे उनको पढ़ा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, लखनऊ में ये जो मीटिंग हो रही है इसमें मोतीलाल नेहरू ने जब ड्राफ्ट को पढ़ा तो बहुत ज्यादा इसका कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन बाद में इसका एक दूसरी मतलब मीटिंग बुलाई गई कलकत्ता में और कलकत्ता की इस मीटिंग के अध्यक्ष पुनः एक बार डॉक्टर अंसारी ही बने। तो इस तरह से मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई जो समिति थी उसका नाम पड़ा मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट अर्थात नेहरू रिपोर्ट। ठीक है ना। और इस नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है, कैसे इसके विरोध की रूपरेखा तैयार होती है, वो आइए जरा समझते हैं। अब क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, जरा देखिए नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। देखिए इसमें वैसे तो बहुत सारी बातों को कहा गया है, लेकिन खास तौर पर जिन मुद्दों पर चर्चा की गई वो कौन कौन सी चीजें। पहली बात तो ये कहा गया कि जो इंडिया है, भारत है, वो ब्रिटिश सत्ता के अधीन ही रहेगा, अर्थात हमें अधिराज्य चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। हमें क्या चाहिए? डोमिनियन स्टेटस। एक तो अधिराज्य हमें दे दो, दूसरी बात क्या है, हमारे मूल जो अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमें दे दिए जाएं। दोस्तों आज की डेट में जब हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं तो उसके तमाम ऐसे मूल अधिकार हैं
जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, इन सब की बातें इसमें ऑलरेडी मेंशन की गई थी। खैर, अब आइए जरा देखा जाए। फिर इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। अब देखो, आगे चल करके जब भारत आजाद हो जाएगा तो यही बात आगे चल करके कांग्रेस के लिए ही समस्या बन जाएगी। आप जब आगे पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि पोट्टी रामल्लू के नेतृत्व में कैसे फिर भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की कहानी शुरू होगी, कितना विरोध होगा। तो एक बात ये यहां पर कही गई। दूसरी बात क्या है, इन्होंने कहा कि भारत जो होगा ये एक संघ होगा, अर्थात जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ये पावरफुल होगी। और फिर इसके बाद इसमें कहा गया कि देखिए, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इस मुस्लिम कम्युनिटी को जो 1909 में विधानसभाओं में पृथक आरक्षण की फैसिलिटी दी गई थी, या ये कहा जाए कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन की फैसिलिटी दी गई थी, इस सांप्रदायिक निर्वाचन को क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो ये बातें इसमें कही गई। अब जरा समझिए, ऐसी तमाम बातें नेहरू रिपोर्ट में रख दी गई। अब देखिए, इनमें से कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के बहुत सारे लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। सबसे पहले नंबर पर अगर हम बात करें इस मुद्दे पर, डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस को लेकर के सुभाष चंद्र बोस और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति, ऐसे तमाम नवयुवक थे जिन्होंने इस मुद्दे का विरोध किया। इन्होंने कहा हमें ये तो बिल्कुल स्वीकार है ही नहीं, कब तक हम ये डोमिनियन स्टेटस चिल्लाएंगे, हमें हर हाल में पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी हम अब ये अधिराज्य नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। कहने का मतलब अब हमें एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस की सिचुएशन चाहिए। तो इस आधार पर इन लोगों ने विरोध किया। उधर मुस्लिम लीग का जो विरोध है वो इन दो मुद्दों को लेकर के आ गया, यानी एक सांप्रदायिक निर्वाचन का मुद्दा और एक संघ और केंद्र का मुद्दा, यानी संघीय व्यवस्था का मुद्दा। देखिए, इस समय जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो अपनी पत्नी की दवा कराने के लिए पेरिस गए हुए थे, वहां से वापस आए। तो वहां से वापस आए तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन से प्रोविजंस हैं और खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कौन कौन सी चीजें आई। तो मोहम्मद सफ़ी, जिन्होंने साइमन कमीशन के संदर्भ में कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया था, या ये कहें कि उनका समर्थन नहीं किया था, वो संयोग से बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि जाकर के आप स्वयं पढ़ लो, देख लो क्या क्या चीजें लिखी हुई। मोहम्मद अली जिन्ना ने पढ़ा। जब पढ़ा तो उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के संदर्भ में ये दो बातें मोहम्मद अली जिन्ना को एक तरह से कहा जाए नागवार गुजरी। तो अब वो मोतीलाल नेहरू के पास गए। मोतीलाल नेहरू जी से कहा कि देखिए नेहरू जी, आप ये जो दो बातें हैं इनको सही कर दीजिए। पहली बात, जो 1909 में पृथक आरक्षण या सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी, उसको आपने 1916 में, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1916 के लखनऊ पैक्ट में स्वयं स्वीकार किया है। तो अब फिर इसका विरोध करने का क्या मतलब बनता है। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि देखिए जिन्ना जी, ये जो आरक्षण है वास्तव में ये मुसलमानों के सामाजिक उत्थान के संदर्भ में नहीं है, वास्तव में ये भारत में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का प्रतिनिधित्व करता है। मुसलमानों के राजनीतिक उत्थान के हम भी समर्थक हैं, लेकिन जो तरीका अंग्रेजों ने बनाया है वो नहीं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो 1909 में विधानसभाओं में मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था, या ये कहें कि पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई थी, वो आज की तरह का आरक्षण नहीं है। इसका मतलब ये था कि मुसलमानों को केवल मुसलमान ही वोट दे सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भारत की अन्य कम्युनिटी से राजनीतिक रूप से अलग हो जाएगी। जब एक वर्ग को किसी दूसरे वर्ग के मत की आवश्यकता ही नहीं होगी तो स्वाभाविक सी बात है वो केवल अपने ही जो संप्रदाय के लोग हैं उनके प्रति ही तुष्टीकरण की नीति अपनाएगा।
यानी भारत में विभाजक रेखाएं बड़ी लंबी हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में मेरे दृष्टिकोण से यह व्यवस्था उचित नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि फिर ठीक है, आप एक काम करिए, जो आपने ये संघ की व्यवस्था की डिमांड किया है, इसके स्थान पर आप क्या कर दीजिए, इसके स्थान पर आप कर दीजिए कन्फेडरेशन, यानी एक तरह से कहा जाए तो आप इसके स्थान पर परिसंघ कर दीजिए। देखिए, पहली बात तो समझिएगा जरा, जो परिसंघ होगा वो एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें जितने भी राज्य होंगे उनको एक स्वतंत्र देश की तरह ट्रीट किया जाएगा। उनको ये पावर होगा कि जब भी वो चाहें तो जो केंद्र की सत्ता है, यानी जो देश है, उससे अलग हो सकते हैं। यानी अगर सपोज दैट गुजरात है, पश्चिमी बंगाल है या पूर्वी बंगाल है, कोई भी राज्य है, अगर वो चाहे, जब भी चाहे, तो भारत से अलग हो सकता है। केंद्र कमजोर होगा, जो राज्य होंगे उनके पास शक्तियां पर्याप्त मात्रा में होंगी। अच्छा, जिन्ना का कहना यह है कि देखिए, हमारी संख्या कम है, हम कभी भी केंद्रीय सत्ता में नहीं आ पाएंगे इलेक्शन के माध्यम से, खासतौर पर जनरल इलेक्शन के माध्यम से। तो अगर हमारे अधिकारों की प्राप्ति हमें चाहिए तो हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो बेहतर यह होगा कि ऐसे राज्यों का निर्माण किया जाए जो भारत के अधीन होंगे, लेकिन वो राज्य पावरफुल होंगे, उनको डिसीजन मेकिंग का पावर होगा और उनको भारतीय जो संघ है उससे आवश्यकता अनुसार अलग होने का भी पावर होगा, उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट होगी, ये इनका कहना है। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि जिन्ना जी, क्या बात कर रहे हैं आप क्यों संप्रदायगत चेतना से ऊपर नहीं निकल रहे हैं? जरा याद करिए कि भारत में कितने आक्रमण हुए, और ये आक्रमण क्यों हुए? क्योंकि एक मजबूत केंद्र नहीं था। जब ये पुनः अपने अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने अपने स्वार्थों के अनुसार फिर से स्वतंत्र होना शुरू कर देंगे, तो ऐसी कंडीशन में भारत फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, और जब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा तो नेचुरली फिर से भारत में आक्रमण होने शुरू हो जाएंगे। तो भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए केंद्र का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। इसलिए इस परिसंघात्मक व्यवस्था को तो भूल ही जाइए। तो मोतीलाल नेहरू ने इसको भी रिजेक्ट किया, इस मांग को, और इस मांग को भी रिजेक्ट कर दिया। जिन्ना इसके बाद पहुंचे कहां? महात्मा गांधी के पास। महात्मा गांधी से कहा कि देखिए, मुसलमानों के लिए भी कुछ अलग से व्यवस्थाएं होनी चाहिए। गांधी जी ने इस मुद्दे पर कहा कि देखिए, मोतीलाल नेहरू कानून के अच्छे विशेषज्ञ हैं और मुझे लगता है कि आपको भी राष्ट्रीय चेतना का ध्यान रखना चाहिए। अब यहां से मोहम्मद अली जिन्ना अपमानित महसूस करते हुए वापस आए। मोहम्मद शफी फिर से बैठे हुए, उन्होंने कहा, क्यों जिन्ना, वो आए, आप जो चाहते थे वो मिल गया? जिन्ना चुप हो गए। और यही वो समय था जब मोहम्मद शफी ने मोहम्मद अली जिन्ना को प्रमोट किया कि देखो, हमें हर हाल में अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए फिर से प्रयास करना होगा। बस फिर क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना ने अब जो लॉर्ड बर्किनहेड है उसके समक्ष मोतीलाल नेहरू की कमेटी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के पैरेलल एक रिपोर्ट और पेश कर दिया, जिसे जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे कही जाती हैं। जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगों में क्या है, अब आइए इसके विषय में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।